डेली अनुपमा सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज हम देखते हैं कि अनुपमा के सामने एक लड़की बैठी रो रही होती है। वो कहती है, मैं अच्छी खासी जॉब कर रही थी, काश मैं अपने लिए कोई कमरा ले लेती तो अच्छा होता। तो अनुपमा उसे समझाती है। वो कहती है, अच्छा होता नहीं, अच्छा करना पड़ता है, और अगर अब तक अच्छा नहीं हुआ तो अभी ये मान कर चलो कि आगे अच्छा ही होगा। इतना हम औरतें सोचती नहीं है, उससे कहीं ज्यादा हिम्मत हमारे अंदर होती है। वो लड़की कहती है, अकेली जान कितनी ही हिम्मत करेगी मैम, मेरे तो घर वाले तक साथ नहीं दे रहे। अनुपमा कहती है, तो बाहर वाले साथ देंगे, तुम हिम्मत तो करो, आगे तो बढ़ो। तुम देखना कान्हा जी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, तुम्हें तुम्हारे घर से कोई नहीं निकाल सकता, उस घर पे तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार है, और जब तक तुमसे तलाक नहीं हो जाता तुम्हारा पति दूसरी शादी नहीं कर सकता, वो दूसरी औरत को घर में लाकर नहीं रख सकता। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। अनुपमा और उस लड़की की बातें दिग्विजय और इशू भी सुन रहे होते हैं। अनुपमा उस लड़की से कहती है कि अगर तुम उसे छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो, लेकिन अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से और अपनी शर्तों पर, उसकी सहूलियत के हिसाब से नहीं। देखो जी, रो के गिड़गिड़ा के ऐसे अधिकार नहीं मिलता, लड़ना पड़ता है। तो अपने हक के लिए तुम भी लड़ो। तुमने कहा तुम नौकरी करती थी, तो इसका मतलब तुम तो पढ़ी लिखी हो, तो इतनी पढ़ाई करके क्या फायदा, फिर से नौकरी करो। अगर वो नौकरी नहीं मिलती तो कुछ और काम करो, लेकिन अपने पैरों पर खड़े रहो। अरे कान्हा जी की कृपा से तुम स्वस्थ हो, थोड़ा हाथ पैर मारो, मेहनत करो, सब कुछ हो जाएगा। और तुम्हारी उम्र ही क्या है, अगर उम्र ज्यादा भी होती तब भी मैं तुमसे यही कहती कि जिंदगी में नई शुरुआत कभी भी कर सकते हैं। किसी भी उम्र में हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। जब तक आस तब तक सांस। आसान नहीं होगा, मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी, लेकिन जब जीवन में ऐसा समय आता है तब हमारे सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो बिखर जाओ या फिर निखर जाओ। तुम्हें इनमें से कौन सा रास्ता चुनना है, ये तुम पर है। वो लड़की दीपा कहती है, जो मेरे घर वालों ने नहीं किया वो आपने बाहर वाली होकर किया। मुझे एक नई उम्मीद दिखी है। दूर खड़े दिग्विजय सुन रहे, वो भी अपने मन में कहते हैं, अगर घर वालों ने दर्द दिया तो बाहर वालों ने उम्मीद और हौसला। जिंदगी भी तराजू के दोनों पलड़ों को हमेशा बैलेंस रखती है। तो इशू कहती है, सच में सोशल मीडिया ही देख लो, दो अनजान लोग एक दूसरे की फैमिली बन जाते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। दिग्विजय कहते हैं, किसी को आजादी की तरफ कदम बढ़ाते हुए देखना, इससे बेहतर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो ही नहीं सकता। तो वहीं पर अनुपमा कहती है, आज आजादी का दिन है और आजादी के लिए लड़ो। इन आंसुओं से आजादी, बेबसी से आजादी, दुख से आजादी। तभी अनुपमा के पास वो छोटी बच्ची आ जाती है। वो बच्ची कहती है, अनुमा आपको पता है आज स्कूल में मेरे फ्लैग की बहुत तारीफ हुई। वो लड़की इस बात से बहुत खुश होती है, उसकी टीचर ने भी उसकी खूब सारी तारीफ की होती है। उस बच्ची की बातें सुनकर अनुपमा बेहद खुश हो जाती है। तभी वो बच्ची फ्लैग उस लड़की के भी लगाती है जो बेहद टूट चुकी होती है, और अनुपमा ने उसे ढेर सारी हिम्मत दी होती है। तभी अनुपमा इशू को लड्डू लेकर आने को कहती है। अनुपमा कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की कहती है, दीपा। अनुपमा उस लड़की को लड्डू खाने के लिए देती है और कहती है, कान्हा जी करे तुम्हारा हर सपना सच हो और तुम बहुत जल्दी अपना घर बनाओ, मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ। सच में उस लड़की को बहुत हिम्मत मिलती है अनुपमा की बातों से। तभी हम देखते हैं सब लोग घर आ जाते हैं और लड्डू खा रहे होते हैं। बंकू भी लड्डू की तारीफें कर रहा होता है। तभी बापूजी कहते हैं, ये तो हमारे देश के बर्थडे के लड्डू हैं। तभी अनुपमा कहती है, सब मिलकर बोलो हैप्पी बर्थडे भारत। अनुपमा भगवान के आगे प्रार्थना करती है। वो कहती है, भगवान हमेशा हमारे देश को तरक्की दे और सुरक्षित रखे और सभी भारतवासियों को खुश रखे। तभी दिग्विजय कहते हैं, लड्डुओं के बारे में तो आज बात नहीं करेंगे, हमने बहुत खूब खाए, लेकिन एक बात मुझे जरूर कहनी है। ये बहुत पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सोने का समय, डाइट पर कंट्रोल, एक्सरसाइज, ये सब हिल गया है। अनुपमा कहती है, बरोबर सारा दिन मीठा खाते हैं। दिग्विजय कहते हैं, आज आज कर लीजिए, कल से आप वो ही करेंगे जो मैं कहूँगा। समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे, कम खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और एक्सरसाइज करेंगे जो मैं करवाऊंगा। लीलाबा कहती है, जी हाँ मेरे पीटी टीचर, जो कहेंगे हम वो ही करेंगे। बापूजी कहते हैं, अरे दिग्विजय और अनुपमा जैसे बच्चे हो तो बुढ़ापा रोब भी नहीं झड़ सकता। तोशु कहता है, मम्मी बापूजी तो कुछ भी बोलते रहते हैं,
इनकी बातें सुनकर ये मत समझ लेना कि मैं आपके चरणों में विष जाऊंगा। पाकी भी कहती है, हाँ मैं भी किसी के बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। अनुपमा कहती है, अगर बेटा ऐसा हो तो माँ कांटों पर चलना पसंद करे, वो भी उसके लिए आसान होगा। और अगर बेटी ऐसी हो तो पैदा करने वाली माँ अपने आप ही सक्षम हो जाती है, अपने आप पर ध्यान देती है ताकि बुढ़ापे में किसी की जरूरत न पड़े। अनुपमा उन दोनों से कहती है, तुम लोग जरा भी टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों से जरा भी उम्मीद नहीं रखती हूँ। पाकी कहती है, चलो थैंक गॉड। बापूजी कहते हैं, अरे बेशर्मो, अब तक अपनी माँ की कमाई पर नजर गाड़े बैठे हो। तुम लोग तो इसके लिए एक पानी का गिलास भी नहीं ला सकते। इसे तो क्या, मुझे भी तुम दोनों से कोई उम्मीद नहीं है। मेरी बेटी के लिए जो भी करना है मैं खुद करूँगा। मगर तोशु तो बेशर्म है, उसको जितनी मर्जी सुना लो, उसने बातें वही करनी है। वो बापूजी से कहता है, कब तक करेंगे, क्या आप अमर हैं? ये सुनकर लीलाबा को तो गुस्सा आ जाता है। वो तोशु को कहती है, मुंह संभाल कर बात कर, तू क्या अमर है? अगर आगे से ऐसी बात की तो तू मेरे झूले के नीचे मरेगा। तोशु कहता है, इसका बुरा मत मानो बा, अमर तो आप भी नहीं हो। माना कि आपने मम्मी को अपनी बेटी की तरह खिलाया है, लेकिन आपके बाद क्या होगा? आपके जाने के बाद भी अगर यहीं पर डेरा डालकर बैठी रही तो आपके बाद तो घर आपके बच्चों का होगा। मम्मी ने तो अपने नाम के आगे से शाह शब्द कब का हटा दिया। पाकी कहती है, तो उसके हिसाब से आपकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। तोशु कहता है, मम्मी का इस घर पर कोई भी लीगल हक बनता ही नहीं है। तोशु की बातें सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तोशु यही बस नहीं करता, वो कहता है, मम्मी के नाम पर घर करने की सोचना भी मत, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। पाकी कहती है, अगर आपने मम्मी के नाम पर घर कर दिया तो ये हमें उसी वक्त पे घर से बाहर निकाल देगी। बापूजी कहते हैं, बेटा जिस घर की तुम बात कर रहे हो वो अनुपमा की वजह से है, नहीं तो तुम्हारे बाप ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। बापूजी कहते हैं, कलयुग है कलयुग, एक नाकारा बेटा अपने माँ बाप को मरने के लिए छोड़ गया और उसी की नाकारा औलाद आज घर में हक मांग रही है। तोशु कहता है, अरे जो पापा ने किया वो हमें क्यों सुना रहे हो, हमें तो हमारा हक चाहिए और कुछ नहीं। तभी अनुपमा उनकी बकबक से परेशान हो जाती है। वो दोनों हाथों में लड्डू लेती है, तोशु और पाकी के मुंह में ठूस देती है। अनुपमा उनसे कहती है, तुम दोनों जितना भी मीठा खा लो, तुम दोनों के मुंह से बात कड़वी ही निकलती है, इसलिए तुम दोनों मीठा खाओ, लेकिन मुंह से एक शब्द भी मत निकालो। अनुपमा कहती है, रोज एक ही प्रार्थना कान्हा जी से करती आई हूँ कि हे भगवान मेरे बच्चों को लंबी उम्र देना, उन्हें मेरी उम्र भी लग जाए। लेकिन बच्चे अगर ऐसे हो तो एक माँ क्या ही प्रार्थना करे। अरे अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में ऐसी बात करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अनुपमा कहती है, अगली बार मेरे माँ बापूजी के बारे में कुछ भी गलत कहा, जिस हाथ से आज मैंने तुम्हारे मुंह में लड्डू ठूसा है उसी हाथ से तुम्हारे हलक से जीभ खींचकर बाहर निकाल दूंगी। और मेरी बात एक कान खोल कर सुन लो, ना तो मैंने इस घर पर कभी हक जिताया है और ना ही जिताऊंगी। मगर तोशु तो बेशर्मों की कैटेगरी में आता है। वो कहता है, पेपर कहाँ है, उस पर लिख कर दीजिए, अगर बापूजी ने आपके नाम पर घर कर दिया तो आप वो पेपर फाड़ देंगी। अनुपमा कहती है, अगर किसी पेपर पर मेरे माँ बापूजी का नाम लिखा होगा तो मैं उस कागज को अपने सर माथे पर रखूंगी, पर सिर्फ कागज को। अनुपमा कहती है, बा और बापूजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे विनती है, सिवाय आशीर्वाद के मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अगर जहाँ पर रह रही हूँ तो इसलिए क्योंकि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं आपसे। बापूजी कहते हैं, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो तोशु की ओर देखकर कहते हैं, ये हमारे प्यार की क्या कीमत लगाएगा? बापूजी कहते हैं, तेरे लिए जो भी करना है मैं करूँगा। पाकी कहती है, अरे अगर मम्मी खुद मना कर रही है तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हो? बापूजी कहते हैं, जो मेरा और मेरी लीला का है उसका फैसला हम दोनों मिलकर करेंगे। वो पाकी और तोशु से कहते हैं, तुम भी नहीं, और अनुपमा से कहते हैं कि तुम भी नहीं कर पाओगे। तभी रात हो जाती है। अनुपमा को बीते हुए समय की याद आती है, जब उसके पति वनराज शाह ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। राही ने भी एक वक्त पे अनुपमा से सवाल किया था कि लड़की का घर कौन सा है मम्मी? तोशु और पाकी ने भी आज
आज वही बातें की। इन सब बातों को सोचकर अनुपमा बेहद परेशान हो जाती है। तभी अनुपमा के पास दिग्विजय आते हैं। वो अनुपमा से कहते हैं, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप मुझसे कह सकती हैं। अनुपमा कहती है कि बार बार एक ही बात क्या करूं। दिग्विजय कहते हैं, जब तक काम नहीं हो जाता उसके बारे में बात करनी ही पड़ती है, तो जब तक आप घर नहीं ले लेती तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अनुपमा रोते हुए कहती है, अब तक खुद को याद दिलाने के लिए कहती थी कि हर औरत का अपना घर होना चाहिए, औरत को अपना घर बनाना चाहिए, लेकिन अब दुनिया याद दिलाने लगी है। कभी कभी लगता है जो हमारे समाज में बेटियों को लेकर सोच है ना, वो उसे अपने घर में बड़ी सी अलमारी के ऊपर वाले खाने में एकदम पीछे छुपा कर रखती हैं। इसलिए तो बेटियों को बोझ ना समझने वाली सोच तो मिलती ही नहीं है। आज के माँ बाप बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं, फिर उसकी शादी की अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं। वो फटाफट से उस लड़की की शादी करवा देते हैं। बेटियों को अच्छी गृहिणी बनने के लिए कहते हैं, अच्छी पत्नी बनने के लिए कहते हैं, पर कोई अपनी बेटी से ये क्यों नहीं कहता कि बेटा तेरा कोई अपना भी अस्तित्व है, अपनी पहचान बना, अपना घर बना और घर बनाने के लिए मेहनत कर, काम कर। ये बात अनुपमा ने बहुत ही अच्छी कही। अनुपमा कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए ससुराल को अपना घर समझ, लेकिन ये मत भूल कि ये भी तेरा घर है, हम हमेशा तेरे साथ हैं। ये कैसी दुनिया है जहाँ माँ बाप अपनी बेटी को दहेज तो खुशी खुशी दे देते हैं, लेकिन अधिकार नहीं दे पाते। तभी दिग्विजय कहते हैं, गलती सिर्फ पेरेंट्स की नहीं होती, भाई, दोस्त, पति, बेटा, इन सब की है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अपने घर की सिक्योरिटी दुनिया में सबसे जरूरी है, लेकिन हम अपनी माँ, बहन, दोस्त, बेटी, पत्नी किसी को ये बात नहीं समझाते। अनुपमा कहती है, मेरे बेटे ने तो दूसरी बार समझा दी। अनुपमा कहती है, वो गलत भी नहीं बोल रहा था। उसके पापा से तलाक लेने के बाद मैंने अपने नाम के आगे से श शब्द हटा दिया था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बा और बापूजी पर अधिकार नहीं है, अगर मैं उनके घर पर अपना हक नहीं जिताऊंगी। दिग्विजय कहते हैं, लेकिन आपने तो ऐसा कभी कहा भी नहीं, आपने तो सिर्फ एक फैसला लिया है अपना घर बनाने का, अब और किसी बात के बारे में सोचना ही नहीं है, अपने फैसले पर अटल रहिए बस। अनुपमा कहती है, अब चाहे सर कुछ भी हो जाए, चाहे हिमालय ही क्यों ना हिल जाए, मगर मेरा फैसला अटल है, मैं अपना घर बनाकर ही रहूंगी। तभी दिग्विजय कहते हैं कि कल लोन के पेपर सबमिट करने हैं, फिर बैंक जाकर लोन के बारे में बात करनी है, आप तैयार रहिए। अनुपमा कहती है, सर मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। तभी सुबह हो जाती है। अनुपमा और दिग्विजय लोन के लिए पहुँच जाते हैं। अनुपमा कहती है, आप पेपर अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, लेकिन सामने वाला बंदा कहता है, अब आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका डाउन पेमेंट तो हो गया है। ये सुनकर अनुपमा और दिग्विजय हैरान रह जाते हैं। वो बंदा कहता है, बाकी की पेमेंट तो किश्तों में हो जाएगी, आप बेफिक्र रहिए, कांग्रेचुलेशन, आप मिठाई खाकर मुंह मीठा कीजिए, आपका घर तो अब बन ही जाएगा। अनुपमा कहती है, डाउन पेमेंट, अब तक तो मैंने आपको 1 रुपया भी नहीं दिया। तभी वो बंदा अनुपमा को फॉर्म दिखाता है जिसमें 5 लाख की पेमेंट हो चुकी होती है। उस फॉर्म में अनुपमा जोशी का नाम भी होता है। अनुपमा कहती है, नाम तो मेरा ही है, लेकिन मैंने आपको अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है, ये मेरे पैसे नहीं है सर। वो बंदा कुछ कहता, तभी पीछे से एक आवाज आती है, वो कोई और नहीं वसुंधरा कुठारी जी होती हैं। वो कहती हैं, ये रकम मैंने भरी है। वसुंधरा कुठारी के साथ गौतम भी होता है। गौतम उस बंदे को वहाँ से जाने के लिए कहता है। गौतम कहता है, पारितोष ने बताया होगा कि मेरे कितने कॉन्टेक्ट्स हैं, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैंने आपसे खुद कहा था बिल्डर मेरी पहचान का है, मैं आपको डिस्काउंट दिला सकता हूँ, लेकिन जिसकी जान पहचान मोटी बा जैसे इंसान से हो, उसे मेरे जैसे छोटे आदमी से क्या काम। मोटी बा ने तो आपकी सारी चिंता हर ली। अनुपमा जी, अब आपके पास आपकी जमीन तो होगी, लेकिन उस पर घर नहीं महल बनेगा। समझ लीजिए आपके सामने मोटी बा नहीं, साक्षात लक्ष्मी माँ आपके सामने खड़ी है। आपकी तो लॉटरी निकल गई अनुपमा जी, काश आपके जैसी किस्मत मेरी भी होती, मेरा भी मकान मुफ्त में खड़ा हो जाता। तभी दिग्विजय कहते हैं, मकान का तो पता नहीं, लेकिन तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो तुम जहाँ पर खड़े नहीं रह पाओगे। तभी अनुपमा कहती है,
वसुंधरा जी ये क्या है? अनुपमा कहती है आप बड़ी हैं, अगर आप मुझे नारियल पर 1 रुपया रख कर दे देती तो मैं उसे मंदिर में रखकर उसकी जीवन भर पूजा करती, आपका आशीर्वाद समझकर। लेकिन ये सब क्या है? ये घर मेरा जुनून है, मेरा सपना है, इसे मैं खुद पूरा कर लूंगी। फिर आपको 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देने की क्या जरूरत थी? वसुंधरा कुठारी कहती है जिस सपने के लिए आपने पूरे परिवार जहाँ तक के बेटी और दामाद के रिश्ते को दांव तक लगा दिया, हम उस सपने को पास से देखना चाहते थे, बच्चों के लिए नहीं। ये कंपटीशन आप अपने लिए जीतना चाहती थी, आप अपना घर बनाने का सपना पूरा करना चाहती हैं, तो हम आपका ये सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आप इतनी परेशान क्यों हैं? अनुपमा कहती है जिसे आप गौतम जी बोलते हैं, इसे तो मैं गौतम शिव ही ना बोलूं। रास्ते में फटी हुई सैंडल को भी मैं इससे ज्यादा इज्जत दूं। जिनके लिए मेरे सपनों का कोई मोल नहीं है, वो मेरे सपने पूरे करने के लिए 5 लाख रुपए दे रही हैं। क्यों जबरदस्ती अपना ये एहसान थोपना चाहती हैं? वसुंधरा कुठारी कहती है हम आप पर एहसान नहीं कर रही हैं, हम तो एक डील करने आए हैं। अगर आप मान लेंगी तो फायदे में रहेंगी। आपको जमीन का टुकड़ा चाहिए और हमारे टिंकू को ट्रॉफी, तो आप ट्रॉफी छोड़ दीजिए। देखिए हमारे टिंकू को टीवी पे आने से कोई मतलब नहीं है और ना ही उसे जीत के पैसे से कोई मतलब है, वो तो सिर्फ आपको हराना चाहता है। अगर आप हार जाएंगी तो वो खुद पर भरोसा कर पाएगा, वो फिर कभी भी अपने आप को लूजर नहीं समझेगा। अगर उसका बदला पूरा हो गया तो वो सुकून से जी पाएगा। हमारे पोते की खुशी अनमोल है अनुपमा जी, हम अपने बच्चे को खुश करने के लिए कोई भी मोल चुका सकते हैं। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। ये वसुंधरा कोठारी कैसी डील लेकर आ गई है। कल का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी फुल अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जहां पर इसकी फुल अपडेट लेकर आते हैं। तो चलिए गाइस, आपसे कल मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।